Subscribe and click on the bell icon to get the notification of latest videos by BKT Media Private Limited. Big business ideas. बुझी हुई शमा फिर से जल सकती है, डूबी हुई कश्ती भंवर से निकल सकती है। ए दोस्त मायूस मत हो, इरादा न बदल, जिंदगी कभी भी बदल सकती है। और आपका व्यवसाय कैसे बदल सकता है आपकी जिंदगी, इस रूट मैप को लेकर शिल्पा भावना एक बार फिर से आ गई है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर विद योर वेरी ओन प्रोग्राम बिग बिजनेस आइडियाज। भारत में हर रोज सैकड़ों की तादाद में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSMEs की शुरुआत होती है, जिनमें से कुछ रजिस्टर्ड होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिनका कागजों में कोई नामो निशान नहीं होता, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं होती। किसी भी देश को ये समझना जरूरी है कि अगर उन्हें देश की तरक्की करनी है तो MSME को ग्रोथ देनी जरूरी है। और इस सामंजस्य को कैसे बिठाया जाए, ये जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द ऑथर ऑफ द मोस्ट ऑफ द बिजनेस रिलेटेड बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिजनेस एक्सपर्ट मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हैव अ सीट। तो सर, सबसे पहले तो आपसे हम यही बात करना चाहेंगे कि समाज में जो लोग व्यवसाय से जुड़ रहे हैं, MSME स्कीम्स के फायदे लेने वाले भी हैं और MSME स्कीम्स के जरिए फायदे देने वाले भी हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं ये सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। आपको क्या लगता है, क्यों? हाँ, कुछ हद तक ठीक बात है, क्योंकि यदि हम देखें तो MSME मिनिस्ट्री की लगभग 45 स्कीम हैं MSME इंडस्ट्री के लिए जी। और अगर दूसरी मिनिस्ट्री की देखें तो लगभग 206 स्कीमें उनकी भी हैं MSME इंडस्ट्री के लिए। और बहुत सारी स्कीम ऐसी होती हैं, क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम होती हैं, कुछ दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती हैं, तो उसमें अवेयरनेस की कमी हो जाती है। अब सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, तो ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचानी और आसान हो जाएगी। बिल्कुल, और हमने इसीलिए कुछ MSME सेक्टर से जुड़े हुए लोगों से भी बात की है, तो आपके साथ वो वीडियो हम शेयर करना चाहेंगे। प्लीज हैव अ लुक। अगर आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री की बैकग्राउंड अगर देखें तो मेरे विचार से जो आज स्टेज पे वो पहुंची हैं, तो उसका बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे तो वो यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनमें एंटरप्रेन्योर्स आए और उन्होंने मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्टार्ट करी। 70% या 60% ऑफ द पॉपुलेशन आप बोलते हो कि विलेजर्स है, जो कि बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे, बहुत ही नीचे लेवल पे काम करती है। अब वो कैसे डेवलप करती है? वो SME सेक्टर के थ्रू ही बाहर आती है। लघु उद्योग अगर चलते हैं ठीक से तो माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटीज रुक सकता है, कुछ कम हो सकता है। एक जो छोटा बिजनेसमैन जो नॉर्मली जस्ट उसके पास आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ फंडिंग, वो कभी बिजनेस को आगे बढ़ा ही नहीं पाता है। MSME को वो बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे जो टैक्सेशन या इंडियन इनकम टैक्स एक्ट ने उन्हें प्रोवाइड किए हुए हैं, क्योंकि वो अनअवेयर हैं उन प्रोविजंस के। एक्चुअली MSME और ये सब चीज़ें वो हो गई कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होते हैं तो वहाँ उनको बेनिफिट्स चाहते हैं। कोई भी और आपके पास न्यू आएगा MSME में तो उसको कोई बेनिफिट नहीं देती है गवर्नमेंट। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो सेक्टर में एक जो आपने अभी बात कही थी अवेयरनेस की कमी है, वो तो कहीं ना कहीं है, बट साथ में एक ये सवाल भी आता है कि जो MSMEs
पहले से हैं, अपना एक कॉन्टैक्ट डेटाबेस बनाते चले आ रहे हैं, उनको तो शायद बेनिफिट मिल रहे हैं, लेकिन वो एमएसएमईज जो अब रजिस्टर हो रहे हैं, नए एमएसएमईज हैं, बडिंग एमएसएमईज, उन्हें शायद फायदे नहीं मिल रहे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमएसएमई की स्कीम हर एमएसएमई के लिए है, चाहे वो कभी भी रजिस्टर्ड हुई है, चाहे वो नई है, चाहे पुरानी है जी, तो वो सभी को मिलते हैं। लेकिन उसमें अवेयरनेस की कमी है। जो पुरानी एमएसएमई हो गई उसको पता है गवर्नमेंट की कौन सी स्कीमें हैं, कैसे स्कीमें हैं, कैसे बेनिफिट लेना है, कहाँ अप्लाई करना है, लेकिन जो नया एमएसएमई होता है उसको पता नहीं पता होता। बस फर्क अगर हम यहाँ पे एमएसएमईज के जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इनका जो एक इम्पोर्टेंस है देश के लिए वो बहुत ज़्यादा होता है। तो एज अ होल इफ आई टॉक अबाउट, तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो किसी भी देश के लिए एक एमएसएमई की ग्रोथ की इम्पोर्टेंस क्या होती है अकॉर्डिंग? बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी एक नबी वक्त थे, उन्होंने बोला कि अगर हम डेवलप कंट्री की बात करें तो यदि हम यूके देखते हैं या सिंगापुर देखते हैं तो सिंगापुर की और यूके की जीडीपी में एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 50% है। 50%? हाँ। और अगर हम यूएस की बात करें तो लगभग 48% उसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है। ताइवान में चले जाएं तो और ज़्यादा है, 80 को भी क्रॉस कर देते हैं वो। और भारत में क्या है? भारत में कुल 8% है अभी। भारत में एमएसएमई सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कुल 8% है जीडीपी में, जिसका सरकार का टारगेट है कि 2017 तक इसको 15% तक बढ़ा के ले जाया जाए। फिर भी हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे बहुत पीछे हैं। हमारी कंट्री में कम है, उसके दो कारण हैं। एक तो एमएसएमई सेक्टर बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा, दूसरा एमएसएमई सेक्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते बहुत सारे लोग, तो उसका डाटा हम कैप्चर नहीं कर पाते। एमएसएमई मिनिस्ट्री के बहुत सारे बेनिफिट हैं, वो बेनिफिट ले ही नहीं पाते, उन्हें पता ही नहीं वो बेनिफिट मिलते हैं। जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि 45 और अगर हम 206 लगाएं तो 251 स्कीम गवर्नमेंट की हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री की हैं, जो कि सब वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं, msme.gov.in पे सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे क्या करना है, सब कुछ अवेलेबल है जी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखते हैं तो एमएसएमई इन चीज़ों का फायदा नहीं उठा पा रही हैं। आपको क्या लगता है हमारे देश में एमएसएमई की जो एक ग्रोथ में बूम आना चाहिए वो क्यों नहीं आ पा रहा? नहीं, उसका मेन कारण अगर हम देखें तो हमारे को देखना पड़ेगा कि भाई एमएसएमई सेक्टर को परेशानी क्या है, वो क्यों नहीं डेवलप हो पाया। यदि वो हम देखते हैं तो सबसे पहला फंडिंग की दिक्कत है, हमेशा जो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो एमएसएमई जब अप्लाई करता है कहीं लोन के लिए तो उसे टाइमली नहीं मिल पाता और उसे भरपूर नहीं मिल पाता जितना चाहिए, मतलब एडुकेट नहीं मिल पाता उसे जी। क्योंकि मान लो वो अप्लाई करता है 1 करोड़ के लोन के लिए तो उसे कुछ कम करके 70-60 मिल जाता है, या कोई 10 लाख के लिए अप्लाई करता है तो 6 दे देते हैं, लेकिन उससे जरूरत पूरी नहीं हो पाती। उससे जरूरत पूरी ना होने से दुगना नुकसान है। एक तो जो इंडस्ट्री को आपने कम पैसा दे दिया और टाइम पे पैसा नहीं दिया, टाइम पे पैसा ना देने से कॉस्ट बढ़ जाती है, तो अगर टाइमली नहीं मिला तो भी नुकसान है, एडुकेट नहीं मिला तो भी नुकसान है, और एक बहुत बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो पैसा कम मिलता है और टाइम पे नहीं मिलता वो बेकार हो जाता है, उससे वो इंडस्ट्री सीक हो जाती है, और जो आदमी का पैसा लगा वो भी गया, सरकार का पैसा लगा वो भी गया, इंडस्ट्री डूब गई। और दूसरा उनका कैपिटल, जो शेयर कैपिटल होती है, जो हम पब्लिक से पैसा लेते हैं, उस तक उनका एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि वो तो अभी बता ही नहीं सकते लोगों को, दे आर नॉट दैट बिग। यस, क्योंकि बहुत छोटे हैं तो कौन, और उनका स्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं है, वो अधिकतर प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, तो उसमें तो शेयर कैपिटल का कोई प्रश्न ही नहीं है। जबकि गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट कहती है एमएसएमई सेक्टर को 1 करोड़ तक का लोन, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मिलता है बड़े आराम से, उसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, कोई थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब उसमें रिजर्व बैंक कहता है कि आप ले ही नहीं सकते। ओके। दूसरा एमएसएमई सेक्टर को प्रॉब्लम आती है कि वो रॉ मटेरियल जब लेने जाता है तो उसको अच्छे रेट पे नहीं मिल पाता, क्योंकि जो बड़ा इंडस्ट्री है वो बल्क में रॉ मटेरियल लेता है तो उसको सस्ता मिलता है, उसको टर्म्स अच्छी मिलती है। इनको क्वांटिटी कम चाहिए होता है, बिकॉज़ छोटा उद्योग है, इनको पैसे भी नगद देने पड़ते हैं और इनको तमाम तरह की दिक्कत आती है, महंगा भी मिलता है। जब प्रोडक्ट रॉ मटेरियल ही महंगा मिलेगा तो बनाएंगे तो महंगा बिकेगा, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट तो उसका अपने आप फिनिश भी महंगा हो गया उसका। और तीसरा होता है उनको, जब उनका फिनिश गुड्स बन जाता है उसे बेचे कहाँ, उसको बेचने की दिक्कत है, क्योंकि उनके पास वो साधन नहीं होते उसकी मार्केटिंग करने के लिए। सरकार ने इसके लिए फेसबुक, ट्विटर, सब पे इंटरफेस बनाए हैं, सब पे आप कर सकते हो। लेकिन सरकार ने अब एक बहुत बड़ा और भी एडवांटेज दिया है कि एक मार्केट प्लेस दे दिया है उनको। एमएसएमई मिनिस्ट्री का है वो पोर्टल, B2C पोर्टल है, जिसपे आप अपनी सारी प्रोडक्ट रख सकते हैं।
तो वो एक अवेयरनेस जब होगी, जब होनी शुरू हो गई है, और जैसा आपका प्रोग्राम है ऐसे हो रही है, लोगों को पता लग रहा है, मतलब ऑप्शंस तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस मैकेनिज्म को प्रैक्टिकल करने की अभी जरूरत है। हम सभी को उसे धरातल पर लेके आने की जरूरत है। बिल्कुल है। हमने एक हमारे एमएसएमई यूनिट में लाइक वी हैव अ लेडी हु इज वर्किंग इन द एमएसएमई सेक्टर लाइक फॉर द पास्ट 20 इयर्स। उनको कुछ परेशानी है, मुझे लगता है कि वो जवाब आप उन्हें दे सकते हैं कि उनकी परेशानी कैसे दूर हो। लेट्स हैव अ लुक। आज से 20 साल पहले जब बिजनेस आप शुरू करते थे, शायद मेरे जैसा बिजनेस स्टार्ट करना इतना मुश्किल नहीं था, बट आज अगर मैं इसी को आगे ले जाना चाहूँ, सेम सेटअप को मैं और थोड़ा सा इसमें ग्रोथ देखना चाहूँ, तो वो देखिए उस टाइम से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है। मुझे क्यों लोन नहीं मिलता, मैं आज तक मुझे इसका आंसर भी नहीं मिला कभी। जो 2-2, 3-3 साल से जॉब करते हैं उनको लोन मिल जाता है। आई एम डूइंग दिस बिजनेस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, पर मेरे को नहीं मिलेगा। मुझे उसका रीज़न नहीं पता, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ रजिस्टर्ड होना है, क्योंकि कोई बताता भी नहीं है। Now this is completely opposite as साजिद भाई was saying कि आप 20 साल से बिजनेस कर रही हैं, एंड शी इज सेइंग जो लोग 2-2 साल से जॉब कर रहे हैं उनको मिल जाता है लोन आसानी से, बट 20 साल से जो एक बिजनेस करते आ रहे हैं उन्हें नहीं मिल रहा। वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है इनको ना मिला हो, या जैसे इनको भी ये भी नहीं पता रजिस्ट्रेशन कहाँ होना है जी। तो मुझे लगता है इनका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन नहीं है अभी, तो इनको अवेयरनेस ही नहीं है जी। तो इसी वजह से मेरे को दिक्कत लगता है। तो मैं जानना चाहूंगी, मतलब जब हम इस रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, हर बार हम अपने एपिसोड में जरूर बताते हैं, लेकिन बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू वन मोर टाइम कि रजिस्ट्रेशन का एक्चुअली प्रोसेस कैसा होता है? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत आसान है जी। सिंगल पेज का एक फॉर्म है जो कि वेबसाइट पे है, ऑनलाइन भरना है आपको, जिसमें जो कॉलम है वो आराम से आप खुद भर सकते हैं। आपने सब कुछ खुद सर्टिफाई करना है, आपने कहीं नहीं जाना कुछ पूछने के लिए। उसमें सिर्फ आधार नंबर जरूर देना है आपको, अपनी प्रोडक्ट का कोड क्या है, एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट बनाते हैं वो देनी है आपने। प्लांट एंड मशीनरी या सर्विस सेक्टर के केस में इक्विपमेंट में कितने पैसे लगाए हैं आपने ये बताना है आपको, कितने वर्कर्स आपके यहाँ काम करते हैं ये बताना है आपको। इस तरह से डिटेल देके और आपका इजी रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पर अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, भारती जी बता रही थी कि उनको अपने बुटीक को और आगे ग्रोथ देने में प्रॉब्लम हो रही है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ फीमेल एंटरप्रेन्योर तो उनको तो कुछ स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं। बहुत सारे स्पेशल बेनिफिट हैं फीमेल्स के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए। तो नेशनलाइज्ड बैंक की बहुत सारी स्कीम है, उन स्कीम्स के बारे में हम आपसे जानेंगे। फीमेल एंटरप्रेन्योर अगर आप हैं, आप अपना व्यवसाय शुरू कर रही हैं, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर मिलेंगे आपसे। देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज। India is one of the prime destinations for foreign investment. It's a very good idea. I think it can only help to improve the already strong relationship between Indian businesses and those from Europe. This is very good initiative. It will go a long way in developing relationship in India and European countries. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज और हम बात कर रहे हैं एमएसएमई सेक्टर के चैलेंजेस और उनके बेनिफिट्स की। हमारे साथ है मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता, हमारे बिजनेस एक्सपर्ट। सर, हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी कि आप अगर एक महिला व्यवसायी हैं तो क्या आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं एक एमएसएमई यूनिट में काम करने के लिए? देखिए, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है उसको दोनों तरह से बेनिफिट हैं। जो एमएसएमई के बेनिफिट हैं वो तो सबके लिए हैं, उनके लिए हैं ही हैं, और वुमेन के लिए उनकी बहुत सारी अलग स्कीम भी हैं एमएसएमई सेक्टर की, उसमें भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। और बहुत सारे जो अपने नेशनलाइज बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक, उनकी लगभग हर बैंक की वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए अलग से स्कीम है, जिसमें वो अलग से उन्हें लोन देते हैं, रिड्यूस रेट पे भी देते हैं, और उसके मार्जिन भी कम देना पड़ता है, और उसमें एक्सपीरियंस भी कम मांगते हैं। तो बहुत सारी स्कीम है जी, बहुत सारी, मतलब वो सारी स्कीम बताने लगे तो अभी मेरे को लगता है 10 एपिसोड भी कम रह जाएंगे। बिल्कुल। तो इस तरह से इसका मतलब है जितने नेशनलाइज्ड बैंक आपने बताए या हमारे मिनिस्ट्रीज में, सब में बहुत सारे स्कीम्स हैं, बट हमें ये जानना है कि हमें कहाँ अप्रोच करना है, टारगेट हमारा क्लियर होना चाहिए। इसमें एक ये चीज भी मैटर करती है कि हम किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, क्या ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है व्हेन वी आर अप्रोचिंग समवन टू टेक द बेनिफिट ऑफ अ स्कीम?
नहीं, देखिए ये तो इम्पोर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी करें, अगर आपका प्रोडक्ट और आप जो काम कर रहे हैं वो एमएसएमई सेक्टर में है तो आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे। एमएसएमई सेक्टर में भी बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे ज्यादा बेनिफिट भी हैं। जैसे यदि हम देखें कॉयर इंडस्ट्री देखें, उसको बहुत सारे बेनिफिट हैं, उसको अलग से बेनिफिट हैं। या जैसे कि हम देखते हैं यदि आप जो हाथ से हम बुनते हैं, हैंडीक्राफ्ट जितने मटेरियल होते हैं, हाँ, जो हम या कपड़ा जो हाथ से बुन के हम बाहर भेजते हैं, तो उसमें पूरे संसार में जितना खपत है उसका 90% जो है वो इंडिया से ही जाता है, हैंड वूवन जो है। तो उस इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट है। तो ऐसे इंडस्ट्री वाइज बेनिफिट अलग से हैं, उसकी अलग से स्कीमें हैं, जनरल लोगों के लिए भी स्कीमें हैं। एमएसएमई सेक्टर को तो अगर वो गवर्नमेंट में कहीं टेंडर भरता है तो अर्नेस्ट मनी की भी छूट है। हाँ, तो एमएसएमई मतलब उन्हें कोई ईएमडी नहीं पे करनी है, कुछ नहीं पे करनी पड़ती। तो इसलिए एमएसएमई सेक्टर को बहुत सारी सुविधा मिली हुई है। और अभी जो गवर्नमेंट ने नया इनिशिएटिव लिया है उसमें उन्होंने मुद्रा बैंक, आपने सुना होगा जी, बिल्कुल। मुद्रा बैंक इसीलिए बना है। मुद्रा बैंक सिर्फ एमएसएमई सेक्टर के लिए है। अगर इसका नाम भी पूरा देखें आप जी, तो इसका नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि ये एमएसएमई के लिए है, क्योंकि इसका नाम है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। तो ये उसी के लिए बना हुआ है। तो इसको सिर्फ इसीलिए बनाया है कि हमारे देश में जो रिजर्व बैंक का ताजा उन्होंने प्रोविजनल डेटा इकट्ठा किया है उसके मुताबिक 5.25 करोड़ एमएसएमई है। तो उनको फाइनेंस और रीफाइनेंस, रीफाइनेंस भी, मतलब आपने कोई फाइनेंस लिया, कोई इंडस्ट्री चालू की अपनी, नहीं चल पाई या किसी कारणों से उसमें कोई दिक्कत आ रही है, उसको रीफाइनेंस कराना चाहते हो, मतलब दोबारा फाइनेंस कराना चाहते हो, तो वो सब भी अवेलेबल है। मुद्रा बैंक का जो कॉन्सेप्ट है और जो उनका विजन है या जिस लिए वो इनकॉर्पोरेट हुआ है, 20,000 करोड़ के कॉर्पस से वो बैंक बना है, वो एमएसएमई सेक्टर के लिए है। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस बार सरकार को कोई ना कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना चाहिए कि आदमी जहां अप्लाई करता है और वो उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो। अगर उसे लोन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो उसके कारण जरूर जानने चाहिए। जो लोन रिजेक्ट होते हैं या जिनके लोन टाइमली नहीं होते, उसके लिए एक बहुत जबरदस्त मैकेनिज्म होना चाहिए, उसको देखने का, उसको अप्रूव करने का, उसको दोबारा पता करने का कि क्यों नहीं लोन हुआ। और मैं कहता हूं जो लोन रिजेक्ट हो रहे हैं या हों, उनकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें देश का बहुत नुकसान है। क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बहुत सारा पैसा लगा चुका होता है, अपनी सारी जमा पूंजी वो लगा देता है, उसके बाद यदि उसे लोन नहीं मिलेगा और सरकार ने लोन देने के लिए स्पेशलाइज्ड बैंक बनाया, फिर भी लोन नहीं मिलेगा तो एमएसएमई सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये मैं जरूर गुजारिश करूंगा, और मेरे को लगता है सरकार जरूर कर रही होगी, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से गुजारिश करूंगा कि सरकार जरूर देखे कि ये मुद्रा बैंक सक्सेसफुल हो। यदि इसमें एक भी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो उसके पीछे पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, रिजेक्ट क्यों हुई, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर जो अपना पैसा लगा के आगे आपके पास पैसा लेने, उसे पैसा मिलना चाहिए। बिल्कुल। हमने भी कुछ लोगों से बात की है जिन्हें ऐसे ही बैंक लोन्स में प्रॉब्लम आई थी। वी कैन हैव अ लुक ऑन दैट। मोस्ट इन्वेस्टमेंट्स जो फेवर करती है, बैंक्स हो या मोस्ट इंस्टीट्यूशंस है, वो बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स पूछती है। और ट्रेडिशनली जब आप स्टार्ट करते हो, आपकी पहले दिन से प्रॉफिट नहीं स्टार्ट होता है, एंड बैंक्स हमें फेवर नहीं करती है जो लॉस मेकिंग कंपनीज इनिशियली होती है। तो यहाँ अनुपमा जी भी अपना एक सवाल पूछ रही थी। शी वॉज आस्किंग कि जिस व्यवसायी ने अभी शुरू किया है वो स्टार्टिंग में ही अपना बैलेंस शीट में उनके प्रॉफिट्स तो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या इज इट रियली इन दैट वे कि प्रॉफिट देख के ही उन्हें लोन दिया जाता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जो नई इंडस्ट्री होगी तो उसका जो प्रोजेक्शंस बनेंगे उसमें वो दिखाएगा कि मैं पहले साल में प्रॉफिट में नहीं आऊंगा, मेरा ब्रेक इवन दूसरे साल में आएगा या तीसरे साल में आएगा, उसके हिसाब से सब तय होगा। उसको पहले साल में प्रॉफिट जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन यदि मान लीजिए आप इंडस्ट्री रन कर रहे हैं 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से, और बैंक के पास जाते हैं और फिर भी आपका लॉस मेकिंग यूनिट है, तो बैंक ये तो जानना चाहेगा भी लॉस मेकिंग क्यों है। तो वो तो जरूरी है, क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि आपने अप्लाई किया और बैंक आपको चेक करा दे। बैंक सचमुच देखता है कि आपने जो रिक्वायरमेंट दी है वो ठीक है कि नहीं। तो बैंक का ये जो काम है, ये बैंक को ऑनेस्टली करना चाहिए। सर, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स की आपने बात की, खास तौर पे मुद्रा बैंक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कि मुद्रा बैंक के अलावा क्या गवर्नमेंट की और भी कुछ स्कीम्स हैं जो एमएसएमई सेक्टर को ग्रोथ दे सकती हैं? बिल्कुल, बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, लेकिन उसमें से मैं कुछ मोटे अगर बताना चाहूँ तो हम कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट की स्कीम है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की।
यदि MSME सेक्टर अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करता है तो उसमें सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। ओके। लगभग 15% सब्सिडी देती है कि आप 100 रुपये लगाओगे 15 रुपये गवर्नमेंट देगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक प्रोक्योरमेंट स्कीम बनाई है कि यदि जो भी कोई PSU हैं हमारी कंट्री में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उन्हें कोई भी प्रोक्योरमेंट लेनी है अपने लिए, चाहे गुड्स है कुछ भी लेना है, तो उनको 20% MSME से ही लेना है। अच्छा, इट इज मैंडेटरी फॉर मैंडेटरी, अब मैंडेटरी हो गया उनके लिए। और हम देखें इनिशिएटिव, तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने बनाया है मार्केट प्लेस का। एक पोर्टल दे दिया, B2C पोर्टल है वो, बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसमें कि आपको वो समस्या खत्म हो गई कि मैं अपनी प्रोडक्ट को कैसे मार्केटिंग करूं, कहां ले जाऊं, कुछ करूं। आप सीधे उनके वेब पोर्टल पे डालो, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ और वहां से आप माल बेचो अपना। जब हम लोग इस तरह के इनिशिएटिव्स की बात करते हैं गवर्नमेंट के, सो इट ऑलवेज गिव्स अ सेटिस्फैक्शन कि कोई है जो हमारे बारे में सोच रहा है। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं व्हेन वी टॉक अबाउट द MSME सेक्टर, ये एक बहुत ही सॉफ्ट सेक्टर है, बहुत ही छोटे से शुरू हुआ होता है, तो इनकी एफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है। वी हैव टॉक टू अ जेंटलमैन, उन्होंने हमसे कुछ बात की, आपको दिखाना चाहेंगे। जितनी कंप्लायंस हैं कम से कम जितनी हो वो बहुत ज़रूरी है। पहले इंडस्ट्री को शेप में आने दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे उनकी कंप्लायंस बढ़ाइए, ना कि फर्स्ट डे में उसको इतनी कंप्लायंस कह दीजिए कि वो बेचारा जो है वो शुरुआत ही ना कर सके। SMEs और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको अगर ऑल ऑफ अ सडन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाना पड़े तो डेफिनेटली उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल लगता है और उनको लगता है हमारी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो मिस्टर शर्मा ने तो सिर्फ एक प्रोफेशनल की बात की है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट इफ आई टॉक अबाउट द प्रोफेशनल्स फॉर MSME सेक्टर, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलिए, आप लीगल एडवाइजर्स बोलिए, MSME उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो इस इशू को कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, मेरे को लगता है अनूप जी की बात में दो बात निकली हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है कि कंप्लायंस बहुत ज्यादा है शुरुआती दौर से डे वन से, और ये डिमांड MSME सेक्टर की शुरू से रही है कि हमारे लिए कुछ सिंप्लीफिकेशन हो। जैसे वो कहता है कि मान लीजिए टैक्स है, तो टैक्स के जितने भी कंप्लायंस है उसके लिए कुछ इजी होना चाहिए कि वो एक जगह बस कर दे और उसके सारे टैक्स कंप्लायंस हो जाए। जी। MSME सेक्टर चाहता है कि GST आए और उसको मॉनिटर सेंट्रल एजेंसीज करें। अच्छा। क्योंकि अभी तक उसको जो लोकल लॉज हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के वैट हैं या जो दूसरे कानून हैं, उनमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं वो, और उनमें बड़ी जटिलताएं हैं, उसमें उसे बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि वो बहुत छोटे सेक्टर से आता है और वो अच्छे प्रोफेशनल को अफोर्ड नहीं कर सकता। और मैं भी इसका बिल्कुल उसका समर्थन करता हूं और गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि कोई ऐसा पोर्टल बनाए जिसमें कि लॉ के सारे कंप्लायंसेस MSME सेक्टर के लिए कम से कम उनके पास हो, जिससे कि वो गवर्नमेंट के पोर्टल से सब कुछ पूछ सके कि मेरे को जो भी दिक्कत आ रही है, मेरे को कौन से कंप्लायंस की जरूरत है, उस इंडस्ट्री के हिसाब से उस पोर्टल से उसे सारी इंफॉर्मेशन मिल पाए। MSME को जब भी दिक्कत आती है उन्हें पूछना चाहिए, क्योंकि उन्हें पूछना पड़ेगा, जरूर पूछना पड़ेगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होता है उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि उसे लॉ के सारे कंप्लायंस की नॉलेज होगी, जबकि देश का कानून ये कहता है कि आपको होनी चाहिए, जो कानून है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो सकती, तो उसके लिए उसे प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा। ये आपका प्रोग्राम, इसमें पूछे। बिल्कुल। और अगर आप दर्शकों के मन में भी कोई सवाल है और आप उस अवेयरनेस के साथ उस सवाल के जवाब को जानना चाहते हैं, तो आप अपना सवाल ईमेल के माध्यम से हम तक भिजवा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@bigbusinessideas.in। आप अपने सवाल के साथ अपनी एक फोटोग्राफ ईमेल पे जरूर लगाइएगा, और साथ ही अगर आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली नहीं है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8893120130। अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो नंबर के आगे 0 जरूर लगाइए। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जो सवाल ऑलरेडी आपने ईमेल के जरिए हम तक पहुंचाए हैं उनके जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज। So there's a very incredible phone in the market right now. I love to spend on branded bags. I really want to spend on watches. Good clothes. I need to change my phone. I want a full closet of everything should be branded with this. My footwears, my shades, my watches, my hair accessories, shopping and food. Lots of bags. मेरे को महंगे जूते और महंगी बेल्ट पहनने का बड़ा शौक है।
I'm currently working within MNC. My father, my brother-in-law. Pocket money. I will ask my boyfriend. My elder brother. I was working for past 1 year, so I've had a habit of saving. It is coming. आ रहा है. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज। ब्रेक पे जाने से पहले सर हम बात कर रहे थे कि कुछ दर्शकों के मन में सवाल हैं जो ईमेल के माध्यम से वो हम तक पहुंचाते हैं, हम उनके जवाब देंगे। तो सर ये पहला सवाल है हमारे पास, अंशुल अग्रवाल हैं, ये नोएडा से हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आपकी एक इंडस्ट्रियल यूनिट है एंड इनको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग में दिक्कत आ रही है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है? इसके लिए तो गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ने एक वेब पोर्टल B2C का लॉन्च किया हुआ है जिसका है msmeshopping.com। ओके, उसमें रजिस्ट्रेशन कराओ, अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दो, उसकी खासियत बताओ, कैसे अलग है बाकी प्रोडक्ट से, कैसे वो लोगों की जिंदगी चेंज करेगा, तो उस पर बिकेगा। बिल्कुल, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है एंड सून यू आर गोइंग टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। अगला सवाल है हमारे पास, ये वसंत कुंज दिल्ली से प्रतिष्ठा हमसे पूछ रही हैं। ये एक बुटीक चलाती हैं और ये जानना चाहती हैं कि ये अपने बुटीक के प्रोडक्ट को ग्लोबल लेवल पर लाना चाहती हैं, ग्लोबल लेवल की जो एग्जीबिशंस होती हैं वहाँ एग्जिबिट करना चाहती हैं, कैसे कर सकते हैं? MSME मिनिस्ट्री और दूसरी मिनिस्ट्री जो है हमारी, उनकी बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं कि जब कोई एग्जीबिशन बाहर लगती है वो नोटिफाई करती हैं उन एग्जीबिशन में जो जाने की और वहाँ पे जो कॉस्ट होती है उसको सब्सिडाइज हो जाता है बहुत हद तक। तो इनको पैसे बहुत कम लगाने पड़ते हैं उसमें। तो इनको वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा, समय समय पे वो एग्जीबिशन जो भी लगती हैं उन एग्जीबिशन की डिटेल आती रहती है कि आप प्रोडक्ट के हिसाब से कि जिस चीज की एग्जीबिशन लग रही है, अगर आपका वही प्रोडक्ट है जी तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, उसको गवर्नमेंट रिइंबर्स करती है बहुत हद तक। ओके, तो इस तरह से एक बार आप उसमें शुमार हो जाते हैं तो वहां से हमारे पास फिर इंटीमेशंस भी आते होंगे कि अब ये इस तरह की एग्जीबिशन लगने वाली है, अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप शुमार हो हमारे साथ। हाँ, यदि आपका रजिस्ट्रेशन है और आप वहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं और वेबसाइट पे जाके देख रहे हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके, तो आपको सब कुछ पता लगेगा। जी, ये हमारा अगला सवाल है, सुभाष अग्रवाल है, ग्रेटर नोएडा से हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आप इंडस्ट्रियल फैंस बनाते हैं तो आप जानना चाहते हैं कि इन्हें एम्प्लॉय नहीं मिलते। इसके लिए भी बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की जी। इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया हुआ है, उसका नाम है msmenaukri.com। ओके, बहुत आसान है। उसमें आपने क्या करना है, दोनों लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसको नौकरी चाहिए वो भी कराता है और जिसको एम्प्लॉयर जो है जिसको आदमी चाहिए वो भी करा सकता है। तो वो दोनों उसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये अगर उसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो दोनों का ही फायदा है। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को उनके सवालों के जवाब पूरे तरीके से मिले हैं। इसके बावजूद अगर आपके मन में, आपके जहन में कोई सवाल उठता है तो आप हमें ईमेल के माध्यम से लगातार वो सवाल भेज सकते हैं। हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि हम उन्हें अपने प्रोग्राम में भी शामिल करें, अदरवाइज जवाब तो आपको ईमेल के जरिए जरूर मिलेंगे। सर, यहाँ पे अब हम लोग एक उस दायरे में आ गए हैं जहां पर हम लोग हमेशा बात करते हैं कि MSME सेक्टर के लिए एक ऐसा बिजनेस मंत्र हो जो वो किसी भी बिजनेस को शुरू करें तो उनका साथ दे। तो आज के लिए आपका बिजनेस मंत्र क्या है? आज के लिए बिजनेस मंत्र मैं बताना चाहूँगा MSME इंडस्ट्री और सभी के लिए कि बी अपडेटेड विद नॉलेज। यदि आप अपने आप को अपडेटेड रखेंगे नॉलेज के साथ, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं या जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, अब तो बिल्कुल आसान है, डिजिटाइज है, आप सब कुछ वेबसाइट पे देख सकते हैं, तो आपके बिजनेस में मुनाफा भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा, आपकी दोनों चीजें, टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों बढ़ेंगी। इसका मतलब नॉलेज के साथ साथ अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात तो हम सभी को समझनी पड़ेगी कि अगर एक जगह एक पत्थर भी बहुत दिनों तक रखा रहे तो उसके नीचे भी कीड़े हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि पर से उस पत्थर को हटाते रहना चाहिए, थोड़ी धूप लगाते रहना चाहिए और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ आए और आपने इतनी अच्छी अपनी बिजनेस की एक्सपर्टीज हमारे MSME सेक्टर के साथ बांटी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। नमस्कार।
और दर्शकों, ये तो बात आप सभी लोग भी मानेंगे कि जिंदगी में कोई भी काम करने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि 2 अक्षर का शब्द लक, 2.5 अक्षर का शब्द भाग्य, 3 अक्षर का शब्द नसीब और 3.5 अक्षर का शब्द किस्मत, ये चारों मिलकर भी 4 अक्षर के शब्द मेहनत से बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए जिंदगी में मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज। और शिल्पा भावना को आज के लिए इजाजत दीजिए, अगली बार फिर होगी मुलाकात। जय हिंद। Big Business Ideas.